हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस कैरियर हब। आप लोग सही हो ना? और पढ़ाई तो कर रहे हो ना? पढ़ाई के साथ मस्ती भी कर रहे हो ना? आप लोग कर रहे होंगे। ये आपका फोर्थ लेक्चर होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी स्पीड कितने तरह के हैं, एक्सीलरेशन कितने तरह के हैं, सब डिटेल में डिस्कस किया था। और आज वो सारे टॉपिक को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है उसे समझेंगे, ग्रेविटी के इफेक्ट उसमें क्या रहता है और ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये हमारा बेसिक है और इससे लगभग सारे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है। तो मतलब अगर ये लेक्चर अच्छे से कर लिया, अगर उसके बाद सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो आपके हाथ से इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन नहीं जाएंगे। लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है, पर जितना छोटा होगा उससे कहीं ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। गोल क्या है हमारी टुडेस? पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटी के इफेक्ट में क्या चेंजेस आता है वो देखेंगे। तो हमारा दूसरा टॉपिक हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। और इसके बाद हम ग्राफ में जाएंगे कि ग्राफ वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन को ग्राफ में कैसे यूज किया जाता है। ये रहा आज का हमारा गोल। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जितने सारे कंपोनेंट आज तक हम पढ़े हैं उससे यूज करके कैसे डिराइव करते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। तो पॉइंट हुआ हमारा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। जितने सारे कंपोनेंट पढ़े थे उसे पहले यूज कर लेते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि मान लो एक पार्टिकल पॉइंट ए पे है और उसी टाइम हमने अपना मेजरमेंट शुरू किया। तब हमारा टाइम था t इक्वल टू 0। तब उसका वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी था u। हम कुछ टाइम वेट करने के बाद देखे ये पार्टिकल आके किस पॉइंट पे पहुंच गया और इस पॉइंट को हम ले रहे पॉइंट बी। जब हम अपना मेजरमेंट बंद कर रहे थे तब देखा टाइम t हुआ था और उसी टाइम वेलोसिटी इंक्रीज होके भी हो गया था, जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो इसी दौरान हमारा पार्टिकल ने कुछ पाथ कवर किए थे और उसके सबसे छोटा वाला जो पाथ था हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट और उसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट इससे डिनोट करते थे। और उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात किए थे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या था? किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट या टाइम पे जितना वेलोसिटी था उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के एक्सीलरेशन कहते थे। और इंस्टेंटेनियस जो एक्सीलरेशन था वो एवरेज एक्सीलरेशन का लिमिट को शॉर्ट कर देने से निकलता था। तो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या था? हम कैसे लिखते थे उसे? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, जिसे हम डिनोट करते थे ए, उसे लिखते थे dv बाई dt से। ठीक है, अगर ये डिनोमीटर में जो dt है उसे अगर हम इस साइड ले आए तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बनेगा a dt इक्वल टू dv। ठीक है, dv। अगर हम वो साइड को अब इंटीग्रेट करें तो क्या करें हम?
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन कैसा होगा, इंटीग्रेटिंग डीवी को इधर ले आए और इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ए डी टी। इसका लिमिट क्या होगा, अब तो लिख तो दिए, इंटीग्रेशन में लिमिट क्या होगा, देखो वेलोसिटी शुरुआत में ई था और आखिरी में भी हो गया, तो इसका लिमिट क्या होगा, स्मॉल यू से लेके कैपिटल वी तक। ठीक उसी तरह शुरुआत में टाइम t इक्वल टू 0 था और फाइनल में t इक्वल टू कैपिटल T हो गया, तो हमारा लिमिट 0 से t तक आ गया। अगर हम इस इंटीग्रेशन को आगे लिए तो ये हमारा इंटीग्रेट होके बनेगा v माइनस यू और ये वाला इक्वेशन इंटीग्रेट होके आएगा a t और कुछ कांस्टेंट। हम इस कांस्टेंट को यहाँ पे इतना छोटा मान के नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में सारे छोटे टर्म को इतना वैल्यू बहुत छोटा समझ के, जो बहुत ज्यादा छोटा होता है इक्वेशन में ऐड होके वैल्यू को ज्यादा चेंज नहीं करता, उसे हम नेग्लेक्ट करते हैं। और इस इक्वेशन में जो माइनस यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, अगर इधर आ गया हमारा इक्वेशन बना v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस ए टी। ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, और क्या ये कहा, यहाँ पे ना हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ये इक्वेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे यूज किया जाता है। और कहाँ से डिराइव किया जाता है, जब हमारा एक्सीलरेशन किस फॉर्म में होता है, फंक्शन ऑफ t के फॉर्म होता है, तब dv बाई dt से हम डिराइव करके इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसे लिख लो, फिर हम दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। आई होप आप सब लोगों ने इसे लिख लिया होगा। तो हम यहाँ पे क्या किए, हमारा जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन जो फंक्शन ऑफ t के फॉर्म में था, उससे हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लिया। तो हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आया, हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहाँ से निकाले, हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन से निकाले। ठीक है, उसी तरह आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं। हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं v से, उसे हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, मतलब एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक स्मॉल टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। अगर dt को इधर ले आए, हमारा इक्वेशन क्या बना, v dt इक्वल टू ds। ठीक है, और अब वो साइड इंटीग्रेट करते हैं जैसे लास्ट टाइम किए थे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेट कर लिए। तो हमारा इक्वेशन, इसको इधर ले आते हैं dx। अब एक काम करते हैं, v के जगह हम ये वाला इक्वेशन पुट कर सकते हैं, क्योंकि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने निकाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी। हमारा इंटीग्रेशन साइन के बाद हमारा इक्वेशन क्या बना, u प्लस ए टी, उसके बाद डी टी। अब उस पर लिमिट डाल देते हैं। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, x हुआ था, तो लिमिट होगा 0 से x। और टाइम क्या हुआ था, सेम उसी तरह 0 से t। अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, इसका आ गया s, और ये s यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। हमेशा याद रखो, यहाँ पे जो x हम ले रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट होता है। और फिर दूसरी साइड इंटीग्रेट करते हैं। अगर हम u को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा बनेगा ut,
उसके साथ ए टी को इंटीग्रेट करेंगे तो ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, हमारा लिमिट 0 से t तक। अब इसे अगर हम सॉल्व करें, हमारा बना डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, लिमिट पुट करो, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये था हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। ठीक है, और इस टाइम में भी हमारा एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। कहां से निकाला गया, हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से निकाला गया। तब भी किस फॉर्म में था, भी था हमारा फंक्शन ऑफ टी के फॉर्म में। तब ये इक्वेशन हम डिराइव किए, और इक्वेशन कब काम किया करेगा, तो जब भी इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी के फॉर्म में था होगा, तब हम ये इक्वेशन निकाल सकेंगे या यूज कर सकेंगे। अब इसे भी लिख लो, हम दूसरे इक्वेशन के डेरिवेशन पे चल रहे हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। यहाँ पे हम वेलोसिटी जो कि फंक्शन ऑफ टी के फॉर्म में था, उससे हमारा डिस्प्लेसमेंट या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लिए, और हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है वो बना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद आते हैं हमारे लास्ट और आखिरी इक्वेशन के। अगर हमें पता है ए होता है डी एक्स बाई डी वी बाई डी टी। ठीक है, अगर हम ऊपर और नीचे डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करते, क्या एक्सीलरेशन वैल्यू में कुछ चेंजेस आएगा, नहीं, क्योंकि हम ऊपर और नीचे एक ही टर्म से मल्टीप्लाई किए हैं। अगर और हम उसे थोड़ा सा जाके लिखे, हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक, और हमें पता है कि डी एक्स बाई डी टी नथिंग बट वेलोसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू भी डी वी बाई डी एक्स। ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स। जब एक्सीलरेशन किसी डिस्टेंस के फॉर्म में दिया जाए, तब हम ये इक्वेशन को यूज कर पाएंगे। तो ठीक उसी तरह अगर हम इस एस को इधर ले आए, हमारा इक्वेशन बनेगा भी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स। ठीक, और उसके बाद हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमारा इक्वेशन कैसे दिखेगा, भी डी वी ए डी एक्स। भी का हमारा इनिशियल वेलोसिटी था u, तो लोअर लिमिट बना u, और हमारा फाइनल वेलोसिटी था v, तो अपर लिमिट बना कैपिटल V। और ये फंक्शन x था, तो हमारा पहले डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ 0 से और आखिर में पहुंचा x से। अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, ये बनेगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए एक्स। और यहाँ पे x क्या है, x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, याद रखो x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। फिर बोथ साइड डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम चाहें तो 2 इधर ले आ सकते हैं। हम 2 इधर ले आए, हमारी इक्वेशन बना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके साथ हमने, और इस यहाँ पे भी ना हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्सीलरेशन जब फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में लिखे, पहले उस फॉर्म में लिखे, और उससे लिखने के बाद वो साइड इंटीग्रेट किए प्रॉपर लिमिट, फिर हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। हमारा थर्ड इक्वेशन मोशन क्या, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2ax।
यहाँ पे x क्या है, x डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं। फिर ये था हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब लिख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा। अब हमने क्या किया था, पहले हम एक्सेलरेशन को फंक्शन ऑफ t के बजाय फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में लिखे और उसके बाद हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए। हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन खत्म हो गया। हमारा सेकेंड टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब हमारे जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है रियल लाइफ में अर्थ के ऊपर किस तरह यूज होता है, हम अभी यहाँ पे देखेंगे। मान लो कि ये हमारा प्यारा सा अर्थ है, ठीक है, और अर्थ में बारे में हमें एक चीज पता है कि यहाँ इसका जो ग्रेविटी है ना, हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर यहाँ पे तुम एक बॉल गिराओगे ना, वो अपनी तरफ खींच लेगा। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसके लिए अर्थ के लिए एक्सीलरेशन हमेशा माइनस जी लिया जा रहा है। और माइनस साइन क्यों, क्योंकि हर चीज वो नीचे की तरफ खींच रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए एक्सीलरेशन को हमेशा माइनस जी के फॉर्म में लिया जा रहा है। और माइनस जी का वैल्यू छोटे डिस्टेंस के लिए जी का वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक फिक्स वैल्यू लेके चलते हैं। और हमारा कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो तो इसे ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हम ज्यादातर न्यूमेरिकल करते टाइम जी का वैल्यू 10 लेंगे और क्वेश्चन में एक्सीलरेशन की जगह माइनस जी पुट करेंगे। अगर किसी इक्वेशन में जिसे 10 ना लिया हो, 9.8 भी ले सकते हो। अगर इसके बजाय अगर कुछ और वैल्यू भी लिया जा सके, जैसे जियो फिजिक्स में जी का वैल्यू बहुत जगह वैरी करता हुआ देखने को मिलता है, तब वो दे देगा कि जी का वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, जी है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि अर्थ हर चीज खुद की तरफ खींच लेता है। और इक्वेशन में तुम सॉल्व करते टाइम न्यूमेरिकल में 9.8 डाल सकते हो, नहीं तो 10 डाल सकते हो। अगर उसके बदले कुछ और डालना हो जो ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ जियो फिजिक्स के ब्रांचेस में देखने को मिलता है, तो वो दे देगा कि तुम्हें क्या उसकी जगह डालना होगा। तो चलो जी एक्सीलरेशन की जगह माइनस जी डाल के देखते हैं हमारा इक्वेशन क्या बनता है। हमारा पहला इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, और हमें लेना है a इक्वल टू माइनस जी। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस माइनस जी और t। इक्वेशन फाइनल इक्वेशन वाला v इक्वल टू u माइनस जी टी, ठीक है। ये बना हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला इक्वेशन। ठीक उसी तरह हमारा सेकेंड इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे भी हमें a की जगह माइनस जी डालना होगा, तो हमारा इक्वेशन क्या बना, s डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू u t प्लस हाफ माइनस जी टी के स्क्वायर। तो इक्वेशन बना हमारा s इक्वल टू u t
माइनस हाफ जी टी के स्क्वायर। ये बना हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी का सेकेंड इक्वेशन। हमारा ठीक उसी तरह हमारा थर्ड इक्वेशन क्या था? हमारा थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे भी एक ही जगह माइनस जी अगर डालते हैं, हमारा इक्वेशन बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gs। ये रहा इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर हम और के केस में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर पड़े, हम इक्वेशन ऑफ मोशन का ये तीन इक्वेशन यूज करेंगे, ना कि ये तीन इक्वेशन। अगर ये तीन इक्वेशन ना आए तो सिंपली इस इक्वेशन के एक्सीलरेशन की जगह क्या कर देंगे? माइनस जी डाल देंगे। माइनस जी क्यों डालेंगे? क्योंकि एक्सीलरेशन और के वजह से हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तब हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसे लिख लो। लिख लिया तुमने? तो हमने अब तक हमारा 2 पॉइंट कवर कर लिए और वहां पे हमने डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन का इक्वेशन कर लिए और इक्वेशन ऑफ मोशन 3 आए, और उससे हम और के सरफेस पे कैसे यूज करेंगे, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके बारे में भी बात कर लिए। अब आते हैं हमारा तीसरा टॉपिक पे, और जो है ग्राफ। हमारा काइनेमेटिक्स सीखने से पहले हम पहले ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर एग्जाम में ना ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आने लगे हैं और बच्चे ऑलमोस्ट इसी में ही गलतियां करके आ रहे हैं। हमें जितने सारे ग्राफ्स मिलेंगे ना, वो ज्यादा 2 वेरिएबल को होंगे और उनमें से ज्यादा दिखने को मिलेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और ये इस सब के बारे में जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो हमें पता है, हम बात करके आए हैं कि हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी को हम लिखते हैं dx और dt। ये था जो डिस्टेंस कवर कर रहे थे, और हमें इससे ये भी जानते हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। यह हम लेक्चर 3 में बात कर चुके थे। इसके साथ सेम हो रहा था, तो इस इक्वेशन को हम जैसे आगे निकाले थे इक्वेशन ऑफ मोशन में, उस तरह लिखे तो हमारा dx होगा v dt। ठीक है, अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट करें, हमारा dx बनेगा इंटीग्रेटिंग ऑफ v dt, और यहां से हमारा आएगा चेंज इन पोजीशन, और इससे किससे निकलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dt से। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके पहुंच जाएंगे। ये हम इक्वेशन हमारे ग्राफ के बारे में कुछ बताता है, जैसे ये बता रहा था स्लोप के बारे में, ठीक उसी तरह ये बताता है कि हमारा चेंज इन डिस्प्ले, चेंज इन पोजीशन बताता है। कैसे ग्राफ में दिखाएंगे? एरिया ऑन द velocity versus time graph with projection on the x-axis। तो कैसे हम देखेंगे? मान लो कि ये हमारा कोई टाइम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ दिया गया है, और उनमें से ये था हमारा मोशन के बारे में।
अगर कोई क्लोज्ड एरिया होगा, जैसे मान लो कि ऐसा, तो एक्स एक्सिस के जो हम यहाँ पे टाइम एक्सिस ले रहे हैं, जितना एरिया ये कवर कर रहा है ना, ये बनेगा हमारा चेंज इन पोजीशन। ठीक है, ये बनेगा हमारा चेंज इन पोजीशन। तुम एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई ग्राफ मिल रहा है और वहां पे तुम इंटीग्रेशन देख रहे हो, जैसे तुम यहाँ ये ग्राफ देख रहे हो वेलोसिटी और वर्सेस टाइम की, और तुम्हें पता है कि चेंज इन पोजीशन का रिलेशन ये है, किस फॉर्म में, इंटीग्रेशन के फॉर्म में है। अगर कोई रिलेशन तुम्हें पता है जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, तुम ये देख लेना, इंटीग्रेशन हमें हमेशा एरिया के बारे में बताता है, और तुम्हें पता है इक्वेशन तो किस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। तो जो टर्म दो टर्म बचे हैं, इन दोनों के अगर ग्राफ दिए गए और उसके अंदर कोई क्लोज्ड एरिया है, उसी का ग्राफ हमेशा ये जो कंपोनेंट यहाँ पे है उसको जताएगा। अगर ठीक उसी तरह अगर डिफरेंशिएशन दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया था, जो दो टर्म मिलके ये बना रहे हैं, ये दो टर्म क्या बताएंगे, स्लोप के जरिए हमारी ये रिजल्ट वाले टर्म को जताएंगे। ये तुम्हारा छोटा सा नोट पॉइंट तुम लिख सकते हो, पहले लिख लो फिर दूसरे को चलते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ग्राफ की बातें हो गए, ठीक उसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dv/dt। किस फॉर्म में है, डेरिवेटिव के फॉर्म में है। तो क्या बताता है, हम पहले पता है, फिर भी हम अभी जो पढ़ते हैं डेरिवेटिव के फॉर्म में, ये बताता है स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, तो हमारा dv हुआ a dt। ठीक, अगर इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, निकलेगा चेंज इन वेलोसिटी, इधर आएगा a dt। इंटीग्रेशन में क्या बताएगा, हमारा एरिया बताएगा। एरिया के जो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। तो एरिया अंदर a वर्सेस e ग्राफ विद द प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मान लो कि अगर ये हमारा टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और ये हमारा एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ना कुछ ऐसा सिंबल बना, तो पहले इसके अंदर इसे हम ए ले रहे हैं, ये भी एक एरिया है, इसके अंदर A2 सेकेंड एरिया आया। ठीक है, तो दो एरिया आया, तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी कैसा आएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्शन लेंगे A1 माइनस A2। ठीक, पर अगर हम भी y एक्सिस में x एक्सिस में t ले रहे हैं और हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ बन गया। ठीक, तो ये हमारा एरिया A1 हुआ और A2 हुआ, हमारा ग्राफ vt है, तो ये क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका बहुत मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और एक रिलेशन था, मिनिमम डिस्टेंस पे हमारा डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट होता है। और इस ग्राफ देके अगर तुम्हें पूछे कि डिस्टेंस निकालो, क्या निकालो, तुम्हें डिस्टेंस निकालने को बोले, हमारा डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन साइन से कोई लेना देना नहीं होगा। तुम एरिया A1 प्लस A2 ऐड करके सिंपली बता दोगे कि ये हमारा डिस्टेंस है। पर तुम जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तुम्हें साइन को कंसिडर करना पड़ेगा।
तुम क्या करोगे, A1 पॉजिटिव साइड है तो A1 रहेगा, A2 नेगेटिव साइड है, तुम्हें -A2 लिखना पड़ेगा। दोनों माइनस होके तुम्हें डिस्प्लेसमेंट देंगे। अगर बोथ साइड हमारा, मान लो कि A2 यहाँ पे होता तो हमारा डिस्टेंस क्या होता, हमारा डिस्टेंस कहाँ पे A1 प्लस A2 होता और डिस्प्लेसमेंट भी वही होता, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आ जाता। ठीक है, तुम्हें इस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। ये था हमारे ग्राफ के रिलेटेड कुछ बेसिक बातें, और कुछ बातें हम क्लास पढ़ते टाइम डिस्कस कर लिए थे जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह में बात कर रहे थे। ये था आपका छोटा सा लेक्चर पर बहुत बड़ा सा जरूरत वाला लेक्चर, और जाके तुम थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह कर लेना। अगर हो सके तो हम क्वेश्चंस करेंगे क्लास में, नहीं तो हमारा दूसरे टॉपिक शुरू कर लेंगे। तुम जाके पर क्वेश्चन को इसे यूज करके क्वेश्चन बनाना, और अपना इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या ज्यादा बिल्ड होगा। तो आई होप कि तुम्हारा क्लास में अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू।